ये दोनों किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे रहे थे। और महाराष्ट्र के रायगढ़ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको अपडेट कर दें। अरब सागर में संदिग्ध नाव और नाव से हथियार की बरामदगी और एटीएस की टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी तस्वीर, बड़ी खबर हम आपको महाराष्ट्र के रायगढ़ से अपडेट कर रहे हैं, जहां अरब सागर में संदिग्ध नाव, ये नाव कैसे और इसमें हथियारों के होने के सबूत मिल रहे हैं, उसमें जिंदा कारतूस की मौजूदगी, इसके अलावा AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियार के बारे में भी पता चल रहा है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। इन दोनों तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारे सहयोगी विवेक बीच में ये भी अपडेट कर रहे थे कि ये अपने आप में पहला वाकया है, इस तरीके की एकलौती घटना है जिसमें एक संदिग्ध नाव का आना, उस नाव में जिंदा कारतूस होना, AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियार होना। ये बताता है, ये दिखाता है, दर्शाता है कि हो सकता है कि ये किसी की साजिश हो। इन सभी पहलू से इनकार नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि एटीएस मौके पे रवाना हो चुकी है और हर एक एंगल को खंगालते हुए ये टीमें आगे बढ़ रही है। विवेक इस वक्त हमारे साथ ताज़ा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, ताज़ा अपडेट। देखिए, आपको बताना चाहेंगे ये पूरी घटना महाराष्ट्र की जो रायगढ़ है, समुंदर है, वहां पर ये संदिग्ध बोट मिली है और इसमें तमाम एजेंसियां अब इन्वॉल्व हो चुकी हैं। हालांकि कोस्ट गार्ड ने साफ तौर पे कह दिया है कि ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत इस बोट को खाली छोड़ा गया था, क्योंकि जब भी कोई सार्क ऑपरेशन होता है उसमें प्राथमिकता यही होती है कि इंसानी जान को सबसे पहले बचाया जाए, फिर बोट को अबेंडन छोड़ा जाए। तो कोस्ट गार्ड ने साफ तौर पर कह दिया कि ये बोट संदिग्ध फिलहाल नहीं है, लेकिन इस पूरे मामले में अब जो रायगढ़ जो कोस्टल है, पूरी जगह वहां पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जो लोकल पुलिस है उन्हें भी हाईलाइट कर दिया गया और साफ तौर पर कि अगर इस बोट से कोई अनजान तक भारतीय सीमा में घुसा तो उसकी जांच की जाए। और जिस तरीके से सरकार ने भी और जो यहाँ की जो MLA हैं अदिति तटकरे, उनसे भी हमारी बातचीत, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि सरकार से उन्होंने मांग की है कि पूरे मामले की जांच की जाए और काफी गंभीर मामला है कि आखिरकार ये बोट दूसरे देश की बोट अपने महाराष्ट्र के प्रेमिसेस में कैसे आ जाती है, उसकी जांच पूरी होनी चाहिए। जी विवेक, मैं आपके पास लौटती हूँ, लेकिन एक बड़ी तस्वीर में अपने दर्शकों को दिखाते और समझाते बड़ी बातें भी बताती हूँ कि ये महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पहले हो चुका है, आतंकी घटना बड़ी हो चुकी है, लेकिन इस वक्त मैं जो ये तस्वीर आपको दिखा रही हूँ, ये अत्याधुनिक हथियार है। ये अत्याधुनिक हथियार इस वक्त आप जो देख रहे हैं AK-47, जिंदा कारतूस और समंदर के लहरों के बीच में एक संदिग्ध नाव, और नाव के आने के बाद उसमें इससे मिलता क्या है? ये वो हथियार मिलता है जिससे शक की सुई कहां आगे बढ़ती है। ये सोचा जाता है कि हो सकता है कोई आतंकी एंगल हो, क्योंकि महाराष्ट्र में इससे पहले हो चुका है। ये कारतूस के डब्बे कितने, मैं जरा काउंट कर लूं अपने दर्शकों के सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कारतूस के डब्बे। इसके अलावा ये AK-47 3 आपको दिख रहा है। और इसके अलावा वो कौन लोग हैं जो इसके पीछे हैं, वो कौन है जो इस साजिश को अंजाम देना चाहते हैं? क्योंकि मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर याद दिलाना चाहती हूँ, मुंबई वही जगह है जहां पे एक बड़ी घटना हुई, और बड़ी घटना में क्या हुआ, मुंबई को दहलाने की कोशिश की गई। समंदर के रास्ते, समंदर के सहारे वो आतंकी पाकिस्तान से एक करके पहुंचते हैं। तो इन घटना को हमें भूलना नहीं चाहिए, और जो हमारी एटीएस की टीम है वो भी नहीं भूल रही है। यही वजह है कि ये टीमें रवाना हो चुकी है। और ये अत्याधुनिक हथियार मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखाती हूँ, जिंदा कारतूस और AK-47। इसके अलावा और कौन से हथियार है, कहाँ के निर्मित हैं, क्या ये रूस में बने हुए हैं, अमेरिका में बने हुए हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी इस तरीके से कुछ भी जब्त हो हथियार, तो उसमें एंगल कुछ और ही सामने आता है। विवेक इस वक्त मेरे साथ है। विवेक, बहुत सारे सवाल, क्योंकि महाराष्ट्र ने इससे पहले भी ये जख्म झेला है। देखिए, देखो सवाल तो जायज है कि कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये किस तरीके से जो ये सस्पेक्टेड बोट है उसमें जो तस्वीरों में साफ तौर पर अगर हमें देखा तो उसमें 3 AK-47 की राइफल दिख रही हैं, जिंदा कारतूस दिख रहे हैं, और जिस तरीके से पुलिस और तमाम एजेंसियां वहां पे पहुंच चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये बोट वहां पे कैसे पहुंची। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें अब सेंट्रल एजेंसीज भी इन्वॉल्व हो चुकी है, कोस्ट गार्ड भी इन्वॉल्व चुकी है, और महाराष्ट्र ATS से हमारी बातचीत हुई और महाराष्ट्र से साफ तौर पर कह दिया कि एक
टीम उनकी रायगढ़ वहां पर रवाना की जा रही है। इसकी पूरी जांच की जाएगी कि कहीं इसमें टेरर एंगल तो नहीं है इसमें, लेकिन जो शुरुआती जानकारी मिल रही है कि इसमें टेरर एंगल नहीं दिख रहा है, क्योंकि कोस्ट गार्ड खास तौर पर कह दिया है कि ये जो बोट है वो स्टार्ट यानी कि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत कोस्ट गार्ड की नजर में थी। और जब भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन होता है तो पहली प्राथमिकता जो होती है वो इंसानी जीवन को दी जाती है, बोट को छोड़ दिया जाता है। तो फिलहाल ये सवाल है, लेकिन इस पूरे मामले में जांच की जा रही है और जांच के बाद महाराष्ट्र सरकार और पुलिस ने एटीएस अपने सारे इन्फॉर्मेशन लीक भी नहीं करती और शुरुआती जांच में उसे क्या मिल रहा है वो अभी नहीं बताएगी। लेकिन इस वक्त ओमान सिक्योरिटीज की ये नाव है, ये अपडेट कर दे हम आपको, रेस्क्यू के लिए मदद मांगी थी। नाव संदिग्ध नहीं है, इस तरीके की खबर सामने आ रही है, लेकिन फिर भी एटीएस अलर्ट है। संदिग्ध नाव पर कोस्ट गार्ड का ये दावा है, कोस्ट गार्ड है और उसने रेस्क्यू करने के लिए मदद भी मांगी। अध्यक्ष महोदयांच्या मी या ठिकाणी आजच्या दिवसामध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब, राज्याचे उपमुख्यमंत्री जे गृहमंत्री आहेत देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांना या ठिकाणी सभागृहाच्या माध्यमातून विनंती केलेली आहे की त्यांनी त्वरित एक। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको अपडेट करें तस्वीरों के साथ, जहां पे इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो नाव, संदिग्ध नाव से जो हथियारों की बरामदगी हुई है। हालांकि खबर तो ये भी मिल रही है कि ये नाव संदिग्ध नहीं है, लेकिन फिर भी ये होने के बाद भी एटीएस की जो टीम है वो अलर्ट है। वो हर एक एंगल से जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी ताकि कहीं कोई किसी की कोई साजिश हो। क्योंकि मैं पहले जिस घटना का जिक्र कर रही थी वो घटना एक एग्जाम्पल है हम सबके सामने, एक उदाहरण है कि समंदर के रास्ते से भी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश होती रही है। यही वजह है कि फूंक फूंक के कदम रखना बहुत जरूरी है। और जहां तक बात एटीएस की है तो एटीएस अपने किसी भी मूवमेंट या किसी भी जांच प्रक्रिया को किस एंगल से आगे बढ़ा रही है, क्या क्या संदिग्ध लग रहा है, वो शुरुआती वक्त में नहीं बताती है टीमें। ये भी इस वक्त मैं आपको अपडेट कर दूं। लेकिन ओमान की तरफ से जो कहा जा रहा है, कोस्ट गार्ड की तरफ से जो कहा जा रहा है कि ये नाव संदिग्ध नहीं है, उन्होंने रेस्क्यू के लिए मदद मांगी थी। लेकिन अगर ये ओमान का भी नाव है तो ये हथियार के बारे में इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ एक एक जो प्रक्रिया है जांच की वो सब कंप्लीट होने के बाद ही एक एटीएस का जो स्टेटमेंट आएगा या अगर प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी तभी हम कंफर्म कह सकते हैं। अभी तक जो खबर आ रही है कोस्ट गार्ड का ये दावा है कि ये नाव संदिग्ध नहीं है, ओमान सिक्योरिटीज की ये नाव है। लेकिन एटीएस की टीम रवाना हो चुकी है मौके पे, वो जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। विवेक इस वक्त मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, एटीएस का जो दावा है और इस बीच एटीएस की टीम तो जांच प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है, लेकिन ओमान का दावा ये है, ओमान सिक्योरिटीज का दावा ये है, कोस्ट गार्ड का दावा ये है कि ये संदिग्ध नहीं है। क्या उनके संदिग्ध नहीं कहने भर से मान लें? देखिए, इस पूरे मामले में जो लोकल पुलिस है वो अपनी कोशिश कर रही है कि आखिरकार पूरी जांच पूरी हो पाए, क्योंकि देखिए काफी सेंसिटिव मामला है। संदिग्ध बोट मिलता है और संदिग्ध बोट के अंदर कई सोफिस्टिकेटेड वेपन मिलते हैं। AK-47 जैसे जो पिक्चर्स में सामने 3 AK-47 की राइफलें दिखती हैं, साथ ही साथ जिंदा कारतूस हैं। तो जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र का जो वेस्टर्न जो कोस्ट होता है वो हमेशा हाई रेट पर रहता है। महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा ये अपने दुश्मन देश पाकिस्तान से जुड़ा हुआ रहता है समुद्री सीमा से, इसलिए हमेशा काफी हाई रिस्क जोन में रहता है। इसलिए पुलिस और एजेंसी कोई भी कोताही, कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। यही वजह है कि पूरी जांच कर रही है, जांच के बाद ही काम हो पाएगा कि आखिरकार जो वेपन से घुसते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ कोस्ट गार्ड है, कोस्ट गार्ड ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा थी, ये बोट संदिग्ध नहीं है। लेकिन पुलिस इसको ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल रही है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जांच पूरी हो जाएगी, जांच के बाद ही ये बोट जो सोफिस्टिकेटेड वेपन मिल रहे हैं वो किस देश के हैं, पूरी जानकारी पुलिस थोड़ी देर में अपनी आधिकारिक बयान जारी करेगी। ठीक है विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से मैं दर्शकों के सामने जरा ये तस्वीरें ब्रीफ करूं, फिर मैं आपके पास लौटती हूं। ये बड़ी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं समंदर के रास्ते, ये संदिग्ध नाव का मिलना, महाराष्ट्र का रायगढ़, ये लोकेशन भी मैं आपको अपडेट कर दूं। और इस लोकेशन पे एक संदिग्ध नाव और यहाँ पे फिलहाल जो आम लोग हैं जिनकी गतिविधियां यहाँ रहती है या जो समंदर के किनारे जाते हैं उन्हें वहां से फिलहाल हटा दिया गया है। ये एहतियातन सारे कदम उठाए जा रहे हैं, बहुत जरूरी है ये कदम उठाना। और इस वक्त हम 2 तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर जिसमें संदिग्ध नाव और दूसरी तस्वीर में वो हथियार जिसकी बरामदगी हुई है, यानी इस संदिग्ध नाव पे ये हथियार थे। लेकिन ओमान सिक्योरिटीज का ये दावा है, कोस्ट गार्ड का ये दावा है, उनका कहना है कि ये नाव संदिग्ध नहीं है, हमने तो मदद मांगी है। ये जो बातें अभी तक विवेक सामने आ रही है कि उन्होंने हेल्प मांगी, क्या किसी से उन्होंने इंडिया में संपर्क किया था, ये बातें कहां से आई है, किसको उन्होंने फोन किया था?
विवेक, रीमा आपका सवाल है, फिर से दोहराइए। मेरा सवाल ये था कि जो एक कोस्ट गार्ड के हवाले से खबर आ रही है कि उन्होंने मदद मांगी थी भारतीय टीम से, तो किस टीम से उन्होंने संपर्क साधा था? क्या ये इंफॉर्मेशन अभी तक पब्लिक डोमेन में? देखिए रीमा, अभी इस पूरे मामले में पब्लिक डोमेन पे ज्यादा जानकारी कोस्ट गार्ड नहीं दे रही है, लेकिन कोस्ट गार्ड ने इस पूरे मामले में साफ तौर पे कहा है कि ये पूरा मामला सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा का है, और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि ये बोट जो है वो संदिग्ध नहीं है। हालांकि इस बोट में जिस तरीके से सोफिस्टिकेटेड वेपन मिले हैं, AK-47 मिले हैं और जिंदा कारतूस मिले हैं, इलेक्ट्रोनिक्स मिले हैं, उसको लेकर महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र ATS काफी ज्यादा सीरियस है। इसलिए देखिए, जो क्षेत्र है वो लोकल पुलिस के अंडर में आता है और महाराष्ट्र पुलिस के अंडर में आता है। इसलिए महाराष्ट्र पुलिस और ATS जब तक इसकी पूरी जांच नहीं कर लेती, जब तक पूरे सब चीज को वेरीफाई नहीं कर लेती, तब तक इस पूरे मामले को संदिग्ध देखा जा रहा है। यही वजह है कि जो रायगढ़ कोस्टल एरिया है उसे अब रेड अलर्ट कर दिया गया है और सारे पुलिस जोन को हाईलाइट पर रखा गया है, और ये जांच की जा रही है कि कहीं इस संदिग्ध बोट से कोई इंसान आया तो नहीं था या नहीं, इसकी भी जांच पुलिस कर रही है। बहुत जरूरी है, और जो पॉइंट्स आपने गिनाए हैं उसके बहुत बड़े मायने हैं, सब कुछ जांच के दायरे में है। इस वक्त मैं सीधे अपने सहयोगी दिवाकर का रुख करती हूँ। दिवाकर इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दिवाकर, सबसे पहले तस्वीरें भी दिखाइए, और तस्वीरें दिखाने के साथ साथ अगर इस बीच आपकी किसी ऑफिसर से बातचीत हो पाई हो इस एंगल से, तो वो भी अपडेट कीजिए आप। रीमा, देखिए, जांच जिस तरह से जानकारी सामने आई है उसके बाद महाराष्ट्र पुलिस हाई अलर्ट पर आ गई है। और मैं आपको तस्वीर अगर बताऊं तो मुंबई गोवा जो हाईवे है वहां पर चेकिंग भी महाराष्ट्र पुलिस द्वारा शुरू कर दी गई है। चेकिंग इसलिए गाड़ियों की जा रही है ताकि जो हाई अलर्ट है उस दौरान क्या कोई संदिग्ध उन्हें मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि अब तक तो कोस्ट गार्ड की तरफ से यही कहा गया है कि कोई संदिग्ध उन्हें बोट नहीं है, ऐसा कहा गया। लेकिन महाराष्ट्र पुलिस साफ तौर पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, और यही वजह है कि हाई अलर्ट करते हुए जो रत्नागिरी का इलाका है, जो रायगढ़ का इलाका है, जो समुद्री इलाके खासतौर पर है, कोस्टल जोन जो है वहां पर पुलिस जो है वो अलर्ट हो गई है। इसके अलावा जो कोस्टल पुलिस है उसे भी अलर्ट कर दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार की स्थिति में अगर कुछ चीजें निकलती हैं, क्योंकि हथियार मिले हैं, AK-47 मिलने की जानकारी सामने आई है, तो ऐसे में महाराष्ट्र पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। और यही वजह है कि पूरे इलाका जो खासतौर पर रायगढ़ का जो इलाका है, रत्नागिरी का जो इलाका है, वहां पर चेकिंग अभियान काफी तेज महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से कर दिया गया है। ठीक है, मैं आपके पास लौटती हूँ। विवेक भी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, एक सवाल बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जमीन के रास्ते ही आतंकवादी भारत में प्रवेश करते हैं, वो समंदर के रास्ते भी भारत में और मुंबई की महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पहुंच चुके थे। अब इसके बाद अगर इस तरीके की घटना आती है सामने, तो जाहिर सी बात है कि फूक फूक कर कदम रखना ना सिर्फ मुंबई की पुलिस, महाराष्ट्र की पुलिस या फिर जो ATS की टीम है, इन सबके लिए बहुत जरूरी है इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए। बिल्कुल सही कह रीमा आपने। देखिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी सीरियस ये इंसिडेंट है कि एक संदिग्ध नाव होती है, वो महाराष्ट्र के जो रायगढ़ जिला है, जो समुद्री तट है, वहां पर आके पहुंच जाती है। और जब लोकल पब्लिक उससे देखते हैं कि आखिरकार बोट है, तो उसकी जानकारी लोकल पुलिस को दी जाती है। पुलिस जब उस बोट तक पहुंचती है तो पता चलता है कि वो जो बोट है वो, हालांकि जो जानकारी मिल रही है वो ओमान सिक्योरिटी की बोट मानी जा रही है, लेकिन उसमें एक बक्सा भी रखा होता। बक्से को जब खोला गया तो पुलिस के भी हाथ पांव फूल चुके थे, क्योंकि बक्से के अंदर 3 सोफिस्टिकेटेड जो है AK-47 रखी थी। हालांकि जो AK-47 थी वो पूरी तरह से डिसमेंटल करके रखी गई थी, और साथ ही साथ जिंदा कारतूस भी मिले थे। इस पूरे मामले में जैसे ही ये बोट मिली और AK-47 जैसे सोफिस्टिकेटेड वेपन मिलते हैं, तो पूरे एरिया में रेड अलर्ट घोषित कर दिया जाता है। हालांकि जो बोट है वो समुद्र में मिली है और उसकी जानकारी कोस्ट गार्ड को भी दी गई है। लेकिन हमने जब कोस्ट गार्ड से बात की और पूरी जानकारी मांगी इस पूरे संदिग्ध बोट के बारे में, कोस्ट गार्ड का साफ तौर पर कहना है कि ये बोट जो है सार्क यानी कि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा है, और इस बोट में की जानकारी कोस्ट गार्ड को थी और ये बोट संदिग्ध नहीं है। लेकिन जिस क्षेत्र में ये बोट मिली है वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र ATS इसके क्षेत्र में आती है जहां पे बोट वजह है कि अब महाराष्ट्र ATS इस पूरे मामले में जांच करना चाहती है। बाकायदा एक टीम मुंबई से निकलकर रायगढ़ पहुंचेगी, रायगढ़ में जांच करेगी कि आखिरकार जो AK-47 जैसे सोफिस्टिकेटेड वेपन है और जो जिंदा कारतूस मिले हैं उसके पीछे की सच्चाई और बोट कहां थी, कौन लोग इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व थे, उसकी जांच अब ATS और लोकल पुलिस कर रही है। ठीक है विवेक, जो आप बता रहे हैं उससे वाकई सवाल का जो दायरा है वो और आगे बढ़ रहा है, और सवाल मेरे जहन में या जो मेरे दर्शक हैं इस वक्त जो जुड़े हुए उनके जहन में भी यही होगा कि अगर ये बोट संदिग्ध नहीं है तो उसमें AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियार क्यों, जिंदा कारतूस क्यों, आखिर इस बोट का इस्तेमाल ऐसा क्या होने जा रहा था जिसमें इतने हथियार थे, और अगर इस बोट पे कोई
कोई सवार था तो वो इस तरीके से कैसे वहां से भाग गया? ये सारे सवाल हैं। फिर मैं दिवाकर का रुख करूंगी। दिवाकर, इस वक्त अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन इससे ताजा जुड़ी हुई? साफ तौर पर जो जानकारी सामने आ रही है रीमा की मुंबई पुलिस को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। दरअसल रायगढ़ का जो इलाका है वो मुंबई से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। जो समुद्री इलाका है वहां मुंबई के समुद्री इलाके से जुड़ा हुआ है और ऐसे में अगर रायगढ़ तक के बोट पहुंच गई है, हालांकि भले ही उससे संदिग्ध बोट नहीं कहा जा रहा हो, लेकिन AK-47 का मिलना बहुत ज्यादा ही अलर्ट के तौर पर मुंबई पुलिस लेकर चल रही है और खास जो महाराष्ट्र पुलिस है वो लेकर चल रही है। एंटी टेरर एजेंसियां जो हैं वो पूरी तरह से अलर्ट रखी गई हैं ताकि अगर किसी प्रकार की कोई सिचुएशन बने तो उसे निपटा जा सके। लेकिन फिलहाल मुंबई पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है क्योंकि मुंबई में जो एंटर करने का पॉइंट है वो गेटवे ऑफ इंडिया है, वहां पर भी पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है क्योंकि इस बोट का मिलना साफ तौर पर रायगढ़ पुलिस के लिए नहीं पर महाराष्ट्र पुलिस के लिए एक बड़ा संदेह का जो वक्त है मुंबई पुलिस के लिए, वो कहीं ना कहीं अब देखना होगा क्योंकि रायगढ़ पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बगल का जो इलाका है, रत्नागिरी का इलाका है, कोकण का इलाका है, उसे भी अलर्ट रखा गया है क्योंकि जिस तरह से 26/11 हुआ था, आतंकी जो है मुंबई में प्रवेश किए थे समुद्र के रास्ते, उसको देखते हुए मुंबई पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, महाराष्ट्र पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और यही वजह है कि अब हर एंगल से जांच की जा रही है कि बोट कहां से आई, अगर ओमान सिक्योरिटी की ये बोट है तो फिर ये यहां तक कैसे पहुंची। ये तमाम सवालात मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस के जहन में है और ऐसे में देखना ये है मौका कि क्या चीजें। और विवेक, आप दोनों निगाह बनाए रखिए क्योंकि कुछ ही देर में तस्वीर साफ हो जानी है कि आखिर क्यों संदेह के दायरे में ये बोट और ये अत्याधुनिक हथियार। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का।